हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं या आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप बार बार पास नहीं होते, आपके नंबर कम आते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा जो तरीका मैं आपको पढ़ाई के दौरान बताता रहता हूँ। आप अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर बनाइए, वन लाइनर नोट्स बनाइए। उसमें कोई क्रमबद्ध नहीं होना चाहिए कि एक पियाजे के लिए पेपर हो या एक जो है कोलबर्ग एक तरफ हो, ऐसा कुछ नहीं। बस एक वन लाइनर जो है लिखते जाइए, वो लिखते जाइए। इस तरीके से क्या होगा, जो मैं क्वेश्चंस कराता जाऊंगा और कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो फैक्ट्स आपको नहीं पता होगा, और जो बिल्कुल नए हैं वो हमारा जो है थ्योरी वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके बाद जो है ये पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेपर्स जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हैं अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। बिल्कुल खास इसी पैटर्न को ध्यान में रख करके, सीटेट के पैटर्न को ध्यान में रख करके ही जो है ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो है कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, कुछ मॉडल पेपर आधारित क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से इसमें 30 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिएगा, नोट्स बनाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आज का जो वीडियो का टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अभी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी तरीके से आप पास होंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार, ये कोहलबर्ग नहीं है कोहलबर्ग है, तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहर कारणों से द्वारा निर्धारित होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोहलबर्ग में क्वेश्चन आएगा तो ये एक क्वेश्चन जो है 100% आने के चांसेस होंगे। इसलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं मेरे कहे अनुसार तो इस क्वेश्चन को तुरंत नोट कर लीजिए। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार जो है किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारणों द्वारा, बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम सभी को पता है कि कोहलबर्ग ने जो है 3 प्रकार के जो है उन्होंने जो है लेबल दिए थे, 3 प्रकार के स्टेजेस दी थी। तो कोहलबर्ग ने पहली बात तो सिद्धांत जो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके क्रम में उन्होंने 3 जो है लेवल बताए थे। एक तो प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इंग्लिश में नाम याद रखना, हिंदी में नाम इसलिए नहीं याद रखने के लिए मैं कहूँगा क्योंकि हिंदी में नाम बदल जाता है, इसलिए इंग्लिश में ज़रूर नाम याद रखिएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल को हम पूर्व जो है पारंपरिक अवस्था कह सकते हैं, और कन्वेंशनल लेवल जो कि दूसरा है जिसे कहते हैं पारंपरिक अवस्था, और पश्चात पारंपरिक अवस्था ये तीसरे नंबर पे है। तो ठीक है, इन चीज़ को अच्छा, प्री कन्वेंशनल लेवल में जो है वो नैतिकता जो है बाहरी कारणों द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, या फिर कभी कभी ये पूछ लेता है इसकी जगह नैतिकता की अनुपस्थिति। ध्यान रखिएगा, इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति, अनैतिकता होती ही नहीं है। अगर आप मेरा जो है वीडियो देखेंगे कोहलबर्ग से, मैंने थ्योरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है इसमें, है ना, तो वो आपके लिए बहुत बहुत मदद करेगा। एक भी क्वेश्चन आपका कोहलबर्ग से कभी गलत नहीं होगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपको कोहलबर्ग से ज़रूर मिलेगा। 101% कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका वीडियो आप हमारे जो है मतलब प्लेलिस्ट में जा करके आप देखिएगा थ्योरी क्लास वाला वीडियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि का सोपान है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक विधि के नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक कोने में फिर से लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है। तो ये देखिए उदाहरण पहले है, उसके बाद आखिर में नियम जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ बताई जा रही है वो उदाहरण से नियम की ओर जा रही है। ठीक है, तो पहले पढ़ाने के समय जब शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाता है तो पहले उदाहरण देता है, फिर उसके बाद उसके नियमों की जानकारी देता है, फिर निरीक्षण, विश्लेषण, इस तरीके से नियमों की जानकारी देता है। तो पहला जो है ऑप्शन देता है वो उदाहरण देता है। तो इस विधि को कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि को कहा जाता है इंडक्टिव मेथड। ध्यान रखिएगा, आगमन विधि को हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है कौन सी, यही इसी चीज़ को उल्टा कर ले, नियम, ध्यान रखिएगा, नियम से उदाहरण की तरफ अगर जा रहा है तो ये होगा निगमन विधि। ध्यान रखिएगा, और आगमन विधि जो है उदाहरण से नियम की ओर जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। हूबहू क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको पूछेगा। ठीक है, बस आपको याद रखना है उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हॉल का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो बस सिंपल सा है कि हॉल का जो है कौन सा सिद्धांत है, इसके अंतर्गत आपको पता हो या ना पता हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है जहाँ तक मेरे जो है नॉलेज में है। हॉल का सिद्धांत में जो है किस चीज़ की व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास की, या किशोरों का मनोविज्ञान की। तो देखिए हॉल जो हैं ये वैज्ञानिक है मनोविज्ञान के, और ये किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करते हैं। ध्यान रखिएगा, किशोरों के मनोविज्ञान की। इनका मानना है कि जैसे जैसे बच्चा जो है किशोरावस्था में बढ़ता जाता है, उसकी शारीरिक जो है मैच्योरिटी की ओर बढ़ता जाता है। देखिए शारीरिक, देखिए जैसे किशोरावस्था है तो किशोर तो मैच्योर हो गया ना, तो शारीरिक रूप से, फिजिकली स्ट्रेंथ के रूप से भी मैच्योर है। तो जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है शारीरिक, वैसे वैसे उसकी मानसिक, ध्यान रखिएगा, मानसिक मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। बस यही पॉइंट इसमें बताया गया है किशोरों का मनोविज्ञान में। तो हॉल का सिद्धांत जो है किस चीज़ की व्याख्या करता है, मैच्योरिटी की व्याख्या करता है, शारीरिक मैच्योरिटी की व्याख्या करता है, मानसिक मैच्योरिटी की व्याख्या करता है, किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। अच्छा, एक और पॉइंट है, अगर आपको ये ना दे और इसकी जगह एक और ऑप्शन दे दे तो याद ध्यान रखिएगा, हॉल ने उच्च निम्न संदर्भ सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। हो सकता है आपसे पूछ ले, उच्च निम्न, इसको नोट कर लीजिए। मैं फिर से कहूँगा, इसको जरूर से ज़रूर आप नोट कर लीजिए। उच्च निम्न संदर्भ जो है सिद्धांत इसे कहेंगे, ये भी प्रस्तुत किया था हॉल ने। और एक और जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्रतिनिधित्व सिद्धांत। नोट करिएगा यहाँ पे, प्रतिनिधित्व जो है, निधित्व सिद्धांत भी जो है प्रस्तुत किया था। तो ये तीन जो है चीज़ें नाम आपको नोट करना है। और शारीरिक मैच्योरिटी से मानसिक मैच्योरिटी भी बढ़ती है। ये किशोरावस्था का, किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या इन्होंने की थी। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन। जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, जो मैं ये, अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, तो ये मान के चलिए कि इसके आने के चांसेस 100% है। और उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जब किसी को ये नहीं पता होता है कि मान लीजिए इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि किन फैक्ट्स पे ध्यान देना है, किन शब्दों पे ध्यान देना है, आपका पेपर ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसी पेपर कराते हुए मैं आपको बताता भी जा रहा हूं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप सजग हैं अपने पढ़ाई के प्रति, आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। बस केवल 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता। 30-35 मिनट आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको जो है इतना तो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अब इसको नोट कर लीजिए कोने में, ठीक है, मतलब एक लाइन में, फिर अगला पॉइंट में नोट कर लीजिए। अगर आपको पता है कि देखिए तरल क्रिस्टलीय एक जो है तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान जो है ये किसने दिया था, बस आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये प्रतिमान जो है किससे संबंध में है, बुद्धि के संबंध में। तो तरल क्रिस्टलीय, जिसे हम इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्रिस्टल एंड फ्लूइड, तरल का मतलब होता है फ्लूइड और क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टलीय, तो इसमें क्रिस्टल है, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम भी है तरल मोजेक मॉडल। ध्यान रखिएगा, तरल मोजेक मॉडल, तो ये नाम आप मत भूलिएगा, ये तीन नाम एक तरीके से है। और इसका प्रतिपादक है कैटल, याद रखिएगा, इसका प्रतिपादक है कैटल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं, तरल और एक है क्रिस्टलीय, मतलब जो है तरल मतलब फ्लूइड और क्रिस्टल मतलब, तो क्रिस्टल का संबंध है हेरिडिटी से, बस इतना लिख लीजिए, हेरिडिटी से है, आनुवांशिकता से संबंध है। और यहाँ पे तरल जो है इसका संबंध क्या है, इसका संबंध है लर्निंग से, कैपेबल, जो आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते आप अपने, तो हेरिडिटी से क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब हो गया, अगर हम बात करें तो हेरिडिटी का संबंध हो गया यहाँ पे क्रिएटिविटी से, है ना। तो बच्चा जो है अगर पूछ ले कि क्रिस्टलीय तरल प्रतिमान जो है, मतलब बुद्धि में जो है बच्चा जो है क्रिएटिविटी किस में होता है, तो क्रिस्टलीय जो है इंटेलिजेंस के माध्यम से होता है। और लर्निंग में क्या होता है, लर्न के माध्यम से एक जो है आप क्या मतलब अपने अंदर जो है एक गुण डेवलप करते हैं, किताबों से, आसपास के वातावरण से सीखते हैं, तो वो तरल में है। तो याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बस आपको याद करने हैं। ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं पूछेगा, मेरा 100% गारंटी है कि तरल मोजेक मॉडल में आपसे केवल नाम और इन दोनों के अंतर्गत जो है हेरिडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, और क्रिएटिविटी ये भी आपसे तरल में ज़्यादा नहीं पूछेगा, लर्निंग है ये, है ना, ये भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मतलब में सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है क्रिस्टलीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। यहाँ पे पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो देखिए पांचवे का जो आंसर है प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम और सहचरण का नियम। तो जिन्होंने जो है ये क्वेश्चन कर रखा होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का है, तो ये आंसर है तत्परता का नियम पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील और चोर जो चाहूं वो बना सकता हूं। कथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी पूछते, तो एक कथन को एक जगह लिख लिया करिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पूरे टाइम पीरियड जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको, जितने में मतलब मान लीजिए 60 पेपर मैं आपको कराता हूं पूरे पेपर के दौरान दिसंबर तक, तो 60 पेपर में मुश्किल से 7 से 8 जो है कथन वाले क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मान लीजिए 10, और 10 केवल याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, और इसी में से केवल एक क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा और आपको गलत भी नहीं होगा, है ना, और आपका पढ़ना भी सफल हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ये जो है ये कथन किसका है, तो ये कथन है वाटसन का, याद रखिएगा वाटसन का। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो ये सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, कोहलर ने, वुडवर्थ ने। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है सातवें का वो है ऑप्शन सी, कोहलर ने जो है ये जो है सूझ द्वारा सीखने का जो है सिद्धांत दिया था। कोहलर ने एक और जो सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को हम अगर कहें तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें इनसाइट, ठीक है, ये क्या होता है, अपनी पूरी परिस्थिति को अपनी शक्ति से समझना, अपनी जो अभी आपकी परिस्थितियां इनसाइट के माध्यम से अपने मस्तिष्क की शक्ति से जो है अपने जो भी आपकी जो है सिचुएशन है उसके बारे में समझना। ठीक है, इस सिद्धांत को हम एक तरीके से हम दूसरा नाम दे सकते हैं, इसे बोलते हैं गेस्टाल्ट का सिद्धांत। तो याद रखिएगा यही आपसे पूछेगा गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है किसने दिया था, मोटा मोटा यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्ट का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। सूझ और द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाल विकास में जो है प्रक्रिया पर जोर दिया जाता है या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर जोर दिया जाता है या गर्भावस्था किशोरावस्था तक अध्ययन होता है या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए बाल विकास में वातावरण, अनुभव, इन सब पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे होंगे। तो उच्च बुद्धि लब्धि का मतलब होता है हाई आईक्यू वाले, हाई आईक्यू जिनका इंटेलिजेंस जो है अच्छा होता है, जिनका सोचने और क्रिएटिविटी क्षमता जो है अच्छी होती है, जो क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटीज़ को क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वही बच्चे हाई आईक्यू होते हैं। सामान्य बालकों की जो आईक्यू होता है वो 90 से 110 होता है, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो अच्छे पढ़ाई में होते हैं, जिन पे कहते हैं सुपीरियर टाइप के होते हैं, तो वो हाई आईक्यू वाले जो है, इसको HIQ लिख देते हैं। इस टाइप के जो बच्चे होते हैं 120 जो है इनका हाई क्यू होता है, 120 प्लस के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो सृजनशील होते हैं, ये आवश्यक नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो सृजनशीलता, विश्लेषण करना, अध्ययन और अच्छे नंबर। देखिए जिसका IQ अच्छा होगा वो क्वेश्चंस का विश्लेषण भी अच्छे से कर लेगा, पढ़ाई में अध्ययन में भी अच्छा होगा, है ना, अच्छे नंबर भी हासिल कर लेता होगा, लेकिन सृजनशीलता ज़रूरी नहीं है। देखिए ये सृजनशीलता किससे जुड़ी है, ये हेरेडिटी से जुड़ी होती है, ये हेरेडिटी से जुड़ी होती है, ना कि जो है ये उच्च उपलब्धि से जुड़ी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बताया था मैंने, तरल और फ्लूइड, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस में मैंने आपसे कहा था क्रिस्टल जो है इंटेलिजेंस का सिद्धांत हेरेडिटी पर कार्य करता है, हेरेडिटी का संबंध क्रिएटिविटी से है। तो यहाँ पर सृजनशीलता का मतलब है क्रिएटिविटी। तो यह आवश्यक नहीं है कि अगर बच्चे का IQ अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। क्रिएटिव मतलब कुछ नया सृजित करने की क्षमता, कुछ नया बनाने की क्षमता। ठीक है, अपने मानसिक चेतना से, अपने मन की बुद्धि से, है ना, अपने द्वारा कुछ नया क्रिएट कर ले, उसी को कहते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्रॉयड के अनुसार, सिगमंड फ्रॉयड जिसका नाम है, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण है इड, ईगो और सुपर ईगो परिस्थितियां। तो देखिए ये सीधा मैंने अभी फ्रॉयड जो है सिगमंड फ्रॉयड कराया नहीं है, और अगला टॉपिक हमारा सिगमंड फ्रॉयड ही है। तो जो है सिगमंड फ्रॉयड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ पे करा दिए हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत रेयर से रेयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसे नहीं कह सकते। तो इसको जो 10वें का जो आंसर है वो है, जिसे कहेंगे हम हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण है, उसे कहते हैं सुपर ईगो। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ध्यान रखिएगा, सुपर ईगो इसे कहेंगे, ठीक है। अगर सुपर ईगो को हिंदी में नाम दिया जाए तो ये कभी कभी जो है लिख के आएगा परा अहंकार, जिसे कहते हैं परा अहंकार, या फिर इसे कहेंगे पराहम। बस ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा किस चीज का मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृद्धि और अभिक्षमता का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि का विनय साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का जो है परीक्षण होता है। और ये परीक्षण 1905 में पहली बार हुआ था, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि बुद्धि का आकलन करने के लिए जो है परीक्षण किया जाता है, बुद्धि का आकलन करने के लिए एक परीक्षण किया जाता है, ठीक है, ठीक है, एक परीक्षण किया जाता है। और स्टर्न नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है पहली बार परीक्षण करने के लिए एक स्कोर में जो है मानकीकृत किया था। पहले देखिए परीक्षण किया गया, अब इन्होंने जो है स्टर्न नाम का जो है स्टर्न, तो स्टर्न ने जो है एक स्कोर दिया परीक्षण करके, बुद्धि का परीक्षण करके एक स्कोर दिया जिसे हम IQ के नाम से जानते हैं। स्कोर दिया, स्कोर में जो है एक फॉर्मूला बनाया कि जिसके माध्यम से ये बताया कि किस बच्चे का जो है IQ कैसा है, वो मतलब बुद्धि का आकलन किया एक तरीके से परीक्षण के लिए, ठीक है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जाम में कई बार होता है कि ये पूछा जाता है। IQ का मतलब होता है कि मानसिक आयु मानसिक आयु अपॉन जो है वास्तविक आयु इंटू 100, ये है इसका IQ का फॉर्मूला। और ये नोट कर लीजिए, इसी से IQ निकलती है कि कौन सा बच्चा जो है, अगर किसी बच्चे की IQ जो है 90 निकलती है तो वो बच्चा सामान्य बच्चा कहलाएगा। जिस बच्चे की 120 प्लस IQ होगी वो बच्चा जो है मतलब हम कह सकते हैं कि वो प्रतिभाशाली बच्चा है। इस तरीके से बच्चे की IQ निकाली जाती है, ठीक है। चोम्स्की के अनुसार, देखिए मैंने कल जो है हिंदी पेडागोजी का पेपर कराया था और मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन होता है चोम्स्की, जहां पे आपको हिंदी भाषा, हिंदी पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और CDP में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हो सकता है आपके चांसेस इतने अच्छे बन जाएं कि मतलब CDP में और हिंदी पेडागोजी में दोनों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे चोम्स्की के अनुसार जो है भाषिक जो है क्षमता जन्मजात होती है, या भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, या भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या भाषा सीखने में जो है समाज का स्थान सर्वोपरि है, मतलब भाषा सीखने में समाज का सबसे बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है भाषिक क्षमता जो है जन्मजात होती है चोम्स्की के अनुसार। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है, सही होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, यही लाइन अक्सर पूछी जाती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर है आत्म केंद्रित जो बच्चा होगा जो है वो होगा अंतर्मुखी व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का क्या मतलब? आत्म केंद्रित का मतलब होता है सेल्फ जो है सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ का मतलब खुद को केंद्र में रखे, याद रखिएगा, खुद को, स्वयं की ज़रूरतों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है, स्वयं की ज़रूरतों पर ध्यान जो है केंद्रित करना, यही होता है आत्म केंद्रित। और ऐसा व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बड़ा थोड़ा दब्बू टाइप का होता है ऐसा बच्चा, दब्बू, है ना। क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं अंतर्मुखी व्यक्ति में? दब्बू होता है, ज़्यादा सामाजिक नहीं होता है, याद रखिएगा, सामाजिक नहीं होता है, लोगों से बातचीत करने में उसको ज़्यादा मज़ा नहीं आता, कम्युनिकेट नहीं करता। हो सकता है ऑटिज़म वाला हुई हो, ऑटिज़म का व्यक्ति जो होता है, ऑटिज़्म जिसे कहते हैं, ये व्यक्ति आत्म केंद्रित वाला होता है। ये लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, बात बात पे जो है शब्दों को बहुत दोहराते हैं,
है ना, ऐसा नहीं है दोहराना कोई रटने वाली प्रवृत्ति के है, वो दोहराते ही दोहराते हैं। तो इस तरीके की जो है आत्मकेंद्रित वाले बच्चे में जो है ये गुण होते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब देखिए समेकित शिक्षा का मतलब क्या होता है, समेकित शिक्षा का मतलब है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का क्या मतलब हुआ, ऐसी शिक्षा, ऐसा स्कूल जहाँ पे सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे, है ना, और प्रतिभाशाली बच्चे, सभी बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़ते हो। सामान्य मतलब वो जैसे हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल। विशिष्ट हो गए जो थोड़े से दृष्टिबाधित हो गए, जिनको सुनने में दिक्कत है, और जो पढ़ने में बहुत तेज है, विशेष करके बच्चे, उस तरीके के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं। तो सभी प्रकार के, सभी परिवेश से आए हुए होते हैं, सभी भाषा शैली वाले होते हैं, हिंदी वाला भी बच्चा है, वो पंजाबी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोलने वाला है ना, तो इस तरीके के, तो इस तरीके की अगर स्कूल में शिक्षा मिलती है तो इसी को कहते हैं समावेशित शिक्षा, ठीक है, इसी को कहा जाता है समावेशित शिक्षा। तो ये देखिए इस तरीके के जो है अगर क्लास स्कूल है तो टीचरों को जो है प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो है भी पढ़ते हैं और उनकी पहचान करना आना चाहिए, उनके बारे में पढ़ाने के तरीके को आना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि दृष्टिबाधित बच्चा है, अब टीचर को दृष्टिबाधित वाले बच्चे को, या सुनने की क्षमता जिसको नहीं है या कमज़ोर है सुनने की क्षमता में, या बहुत बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, उसको याद ही नहीं होता बच्चे। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि बच्चे ABCD ए से जेड तक याद कर चुके हैं और वो बच्चा अभी डी तक ही याद नहीं कर पा रहे, इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों की पहचान करनी है कि इसको पता होना चाहिए कि ये बच्चे में जो है ये इतना दिक्कत है, ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, और उसको पढ़ाने का तरीका फिर बदलना होगा। एज ए टीचर उसको नए तरीके आजमा करके उसको याद कराने के तरीके ढूंढने होंगे, ठीक है। तो शिक्षण तकनीक का पता होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए आंसर होगा ए, ठीक। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु तो किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है तो हम नहीं करेंगे, तो छात्रों के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करेंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली हम प्रेरित करने के लिए एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जो है स्थापित करेंगे ताकि बच्चे का जो है उस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से जो है कुछ सीखने में, अधिगम के लिए इंटरेस्ट जागे, तो ये करेंगे। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना तो है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें की अत्यधिक प्रशंसा करना और गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। तो यहाँ पे जो है हम जो नहीं करेंगे वो है हम बच्चे की अत्यधिक प्रशंसा। देखिए अत्यधिक जो प्रशंसा होती है वो बच्चे के अंदर जो है एक तरीके से ईगो जो है मतलब पैदा करता है, याद रखिएगा। इसके अंदर बच्चे के अंदर ईगो जो है आने लगती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ये सोचता है कि अरे मैं तो कर लूँगा, अब नहीं करूँगा, बार बार डेली मैं पास हो जाता हूँ, मेरी टीचर हमेशा प्रशंसा करती है, इसका मतलब मैं कुछ खास हूँ, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगेगा, वो पढ़ाई पे अपना ध्यान नहीं देगा, है ना। आमतौर पे आपने ये खेल में मतलब आपने कई बार देखा होगा कि कोई खेलने में बहुत बेस्ट है ना, उसके बाद जो है वो हर मैच जीत जाता है, हर मैच में अच्छे नंबर लाता है। या मैं उदाहरण सबसे अच्छा है कि दंगल आपने पिक्चर देखी होगी। आमिर खान अपनी बेटियों को जो है ट्रेनिंग देता है, एक बेटी को जो है सरकारी ट्रेनिंग के माध्यम से जो है दिल्ली भेजता है ना। फिर वो दिल्ली में कोच जो होता है सरकारी वो उसको सिखाते हैं, तो वो अपने पिता के जो है बनाए हुए जो भी उसके जो है जो पिता ने उसको सिखाया था उसी को गलत कहने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो जीतती आ रही थी। अब यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला तो वो कहती है वो गलत है, फिर धीरे धीरे सारे के सारे गेम्स हारने लगती है, फिर पापा के पास आती है। इस तरीके की भावना, ईगो भावना आ जाती है अत्यधिक प्रशंसा से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणी दोष नहीं है, यहाँ पे वाणी दोष नहीं है ना, वाणी मतलब बोलने वाली। तो ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, देखिए अस्पष्ट उच्चारण जो है ये वाणी दोष के अंतर्गत आएगा कि, और धीमी या तेज गति से बोलना ये वाणी दोष नहीं है। अगर कोई बच्चा जैसे मैं ही मान लो बहुत तेजी से ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी और या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी, तो ये वाणी दोष के अंतर्गत आएगा। हकलाना और तुतलाना या तीव्र अस्पष्ट वाणी, तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा, ये आंसर क्या होगा, वाणी दोष नहीं है। तो देखिए अस्पष्ट उच्चारण एक वाणी दोष है। अगर कोई बच्चा स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहा, मान लीजिए मैं ऐसे करके बोलूं, है ना, तो ये चीज़ें जो है वाणी दोष के अंतर्गत आएंगी। हकलाना और तुतलाना भी ये वाणी दोष के अंतर्गत आएगी।
तीव्र तरीके से अस्पष्ट बोलना, जल्दी बोलना, जो बातें ही ना समझ में आए, ये भी वाणी दोष के अंतर्गत आएगी। तो जो नहीं आएगी वो धीमी या तेज गति से बोलना, ये वाणी दोष नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, ठीक है। भारत में अधिकांश जो है कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे जो है शिक्षक द्वारा जो है किस रूप में देखना चाहिए। तो मैंने आपसे पहली बार भी कहा भाई, हर बार कहा है कि बहुभाषी के से आपको एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। और जैसा ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है कि बहुभाषी कक्षा वो होती है जहाँ पे बहुभाषी क्लासरूम में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हों। तो जैसे यहाँ पे हिंदी बोल रहा है, एक बच्चा इंग्लिश बोलता है, एक बच्चा जो है पंजाबी भी बोलता है, और मान लीजिए एक बच्चा बिहार से आया तो वो भोजपुरी भी बोल लेता है ना। तो इस तरीके की भाषा है। तो इसको एक हम संसाधन के रूप में देखेंगे। हर बच्चे को इससे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे, कुछ नई वाणी सीखने को मिलेंगे, उस स्टेट के बारे में जानकारी होगी। तो हमें एक जो है इसको संसाधन के रूप में देखना होगा, ना कि समस्या, बाधा और परेशानी के रूप में, ठीक है। आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन जो है हिंदी पेडागोजी में कराया था, फिर से आपको देखिए यहाँ पे मिल गया है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि वाइगोत्स्की से संबंध में जो है ये हिंदी पेडागोजी में भी क्वेश्चन आता है और यहाँ पे भी आ गया। तो जिग्सॉ पहेली को करते समय जो है 5 वर्ष की जो है नजमा जो है स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की जो है किस प्रकार संबोधित करते हैं। तो मैंने आपको कल ही वाइगोत्स्की कराया, तो मैंने कहा था कि वाइगोत्स्की ने जो है 3 प्रकार की स्पीच की व्याख्या करी है, जिसमें से एक है सोशल स्पीच, जिसमें व्यक्ति जो है सोशली रूप से, बच्चा जो है सोशली रूप से बातचीत करके जो है अपनी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जिसमें प्राइवेटली किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो प्राइवेट स्पीच के माध्यम से करता है, मतलब बोल के करता है, लेकिन स्वयं से बात करता है। जैसे हम आपको ना पढ़ा रहे हो और ये बातें हम सिर्फ केवल अपने आप से करें, है ना, प्राइवेट स्पीच होती है। उसके बाद होती है एक इनर स्पीच को बोलते हैं आंतरिक, अंतर्मन। तो प्राइवेट स्पीच हो जाती है जैसे एज बढ़ती है वैसे इनर स्पीच। अब बच्चा क्या होता है, बोल के अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं देता है, अपने सामने खड़े होके वो मन ही मन में जो है अपने आप से बड़बड़ाता रहता है और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है। तो यहाँ पे जो है बच्ची जो है बोल के कर रही है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला। तो ये होती है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तीनों पॉइंट को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है कहा नहीं जा सकता। तो पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने जो है 4 प्रकार के जो बातें कही थी उसको याद रखना है। तो इन्होंने जो कहा नहीं जा सकता ये है, यहाँ पे आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ये जो है नहीं कहा जाता। ये किसने कहा था, ये कहा था थॉर्नडाइक ने, ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का सिद्धांत दिया था। और सीखने के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि अभ्यास का जो है सिद्धांत है, अभ्यास के माध्यम, निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम प्रक्रिया तेज होती है, सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। तत्परता, रुचि, किसी कार्य में तत्परता दिखा करके हम जो है अपनी जो है अधिगम प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, और हम किसी के प्रभाव में आकर के हम अपनी अधिगम प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कथन जो है थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, ना कि पियाजे से, ठीक है। चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो कोहलबर्ग ने, मैंने आपको बताया था कि कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। और नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है इन्होंने जो है अपनी बात रखी थी। तो इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण जो है प्रक्रियाएं हैं। तो 20वें का आंसर क्या है, ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक स्पष्ट जो है संबंध जो है स्थापित करता है। और उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, और ये जो है सिद्धांत, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया, आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो सीखने का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र, जो भी आपने सीखा है क्या उसका ट्रांसफ़र जो होता है, जो भी आपने सीखा है ट्रांसफ़र जो भी, तो वो क्या हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है या फिर ज़ीरो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए ये सभी है यहाँ पे आंसर। सीखने की, आपने अगर मान लीजिए आपने कोई सीखा है और पुराना ज्ञान आपका, मान लीजिए पुराना ज्ञान जो है आपके पास
अगर पुराना ज्ञान आपकी मदद कर रहा है नए ज्ञान को सीखने में, नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है, तो ये ज्ञान जो है आपको सकारात्मक पहुंचा रहा है क्योंकि आपकी मदद हो रही है। अगर यही पुराना ज्ञान आपके सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो ये आपको नकारात्मक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुराना ज्ञान जो भी आपने सीख रखा है वो आपके नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नकारात्मक है। पुराना जो है नए में कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहा है, पुराना बिल्कुल अलग है, नया अलग है। जैसे मैथ, अगर मैथ आपको आती है और मैं आपसे कहूँ आर्ट जो है, तो मैथ आपकी आर्ट में किसी भी रूप में मदद नहीं कर रहा है, तो ये है शून्य स्थानांतरण। ठीक है। और अगर आप देखिए, अगर आप मैथ आपको आती है और मैथ के कुछ जो है क्वेश्चंस आपको मान लीजिए साइंस में आपके हल हो रहे हैं, साइंस की जो है थ्योरी में आपके हल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है वो मदद कर रहा है। अगर मैथ का जो है प्रॉब्लम जो है, मैथ के कुछ जो है जैसे कि मान लीजिए एक्सेप्शनल जो है, अब मान लीजिए केमिस्ट्री है, कई बार होती है ना, केमिस्ट्री में कोई थ्योरी दी गई है, कोई थ्योरी बताइए और फिर उसकी थ्योरी एक्सेप्शनल थ्योरी, वहाँ पे वही थ्योरी जो है एक्सेप्शन के रूप में गलत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक हो जाती है। अगर आपने वो क्या बोलते हैं कोटा फैक्ट्री जो है नहीं देखी है, कोटा फैक्ट्री जो है OTT पे जो है आया हुआ है ना, तो जो सीरियल है तो उसको देखिए, उसी में जो है थ्योरी के बारे में बताया जाता है, तो जिसमें जो है बच्चा जो है केमिस्ट्री तो याद करता है और जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो गलत हो जाए, फिर कहता है सर आपने तो कल ये थ्योरी दी थी, तो बोलते हैं ये तो एक्सेप्शनल है ना, एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप है कि मतलब ये है तो थ्योरी लेकिन इसका एक क्वेश्चन इस रूप में सॉल्व होगा, इसके लिए अलग कहानी, तो वो नकारात्मक हो जाता है। यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया इसलिए शायद बच्चे आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। आप मुझे कमेंट करके बता दिया करिए कि मुझे जो है किस तरीके से क्या चीज़ें देनी है। कुछ आप ये भी बताइएगा कि आपका सबसे जो है सीटेट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है सब्जेक्ट कौन सा है, मैं उससे रिलेटेड आपकी किस प्रकार से जो है सहायता कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपको वीडियोस चाहिए, किसके वीडियोस आप ज़्यादा जो है करना चाहते हैं, CDP आपको ज़्यादा पसंद है या हिंदी पेडागॉजी। वैसे तो पास होना ज़रूरी सबके लिए, लेकिन कई बच्चे होते हैं CDP ज़्यादा जो है सॉल्व करना चाहते हैं, CDP के पेपर ज़्यादा देखते हैं, हिंदी पेडागॉजी के कम देते हैं या EVS के कम देखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं EVS और हिंदी पेडागॉजी आसानी से सॉल्व कर लूँगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक जो है अपने बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर जो है जटिल अवधारणाओं को समझने की जो है क्षमता को जो है एक व्याख्या दे करके सहज कर सकते हैं, या प्रतियोगितात्मक जो है अवसरों की व्याख्या करके, या बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करके। तो यहाँ पे देखिए जटिल अवधारणाओं की जो है समझ को बच्चों के लिए सहज बनाना है तो अन्वेषण और परिचर्चा के लिए जो है अवसर उपलब्ध कराएंगे, है ना, उससे जो है बच्चे सहज हो पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के से संबंधित नहीं है। तो देखिए ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। इसके माध्यम से बच्चों की उपलब्धि का पता लगाया जा सकता है। मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है कि बच्चे को उपलब्धि का पता लगाना और जो चीज़ उसके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पढ़ाई में उस चीज़ को सॉल्व करना, ये इसका मूल लक्ष्य होता है, इसलिए बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। ये बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करता है। मतलब ये बच्चा पढ़ने में धीमा है, ये बच्चा बिल्कुल ही खराब है पढ़ने में, ये बुद्धिमान बहुत अच्छा पढ़ने में, इस रूप में चिन्हित करने के लिए इसके लिए मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है, ये इसका मूल संबंध नहीं है। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए ये जो सही आंसर है यहाँ पे सिद्धांत नहीं है, वो है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, इसे कहेंगे अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। इसे कहते हैं अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, अधिशेष ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करे तो उसे, देखिए मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि पूर्व ज्ञान आपके नए प्रकार के ज्ञान में जो है आपकी सहायता कर रहा है तो उसे कहते हैं सकारात्मक। अगर आपके जो है इसमें जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है पूर्व ज्ञान तो इसे कहेंगे नकारात्मक। और अगर जो है कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहा है तो वो जो है शून्य स्थानांतरण कह सकते हैं उसे, प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है,
सीखने से संबद्ध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था, तो किस पर टेस्ट किया था? तो पावलोव ने जो है ये बिल्ली, बंदर, कुत्ते, चूहे पर जो है किस पे किया था? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुत्ते पर इन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है डैश डैश, मतलब डैश डैश कहलाता है। तो आपकी इच्छा है या आवश्यकता है किसी चीज़ में और उसमें रुकावट हो रही है, आपको मान लीजिए टॉफ़ी खानी है और आप बार बार टॉफ़ी खा नहीं पा रहे हैं, आपको मूवी देखने जाना है, आपको शॉपिंग करने जाना है, आप पढ़ना चाहते हैं और आप में कोई ना कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो आपका जो इमोशंस होंगे वो किस तरीके के होंगे? द्वंद्व वाले होंगे, कुंठा से भरे होंगे, चिंता से भरे होंगे, तनाव युक्त होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, अगर आप समझें वर्ड को तो फ्रस्ट्रेशन इसे कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, याद रखिएगा। ये जो है सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन जैसा सिचुएशन बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा का जो संबंध है वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत से। यहां पे मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, तो अमानसिक आयु का जो है प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने। तो ये किसने दिया था? तो 29वें का जो है आंसर स्टर्न, टर्मन, और इसका देखिए मानसिक आयु का प्रत्यय का जो सिद्धांत है वो है बिने साइमन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? मैंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया था कि अंतर्मुखी क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड वाला बच्चा जो है वो अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है जो मतलब दब्बू किस्म का नहीं होता, वो समाज में उठता बैठता है, लोगों से खूब बातें करता है ना, इस तरीके का जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। तो ये जो है इस तरीके से वर्गीकरण किया था, यह कार्ल युंग ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। ध्यान रखिएगा, कार्ल युंग या जुंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो याद रखना बस केवल। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट होगा। आज के जो है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैं आपको इसी प्रकार से डेली वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आज का वीडियो का टारगेट है वो है 10 लाइक्स का मात्र। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देगा, हम डेली आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए फिर से नया वीडियो लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।